हेलो एवरीवन, वेलकम टू तारा एडू हब। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समझने वाले हैं, द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया बिकम अ फ्री कंट्री, लेकिन आज़ादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र कैसे बनाया जाए। इन दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट नेशनल बिल्डिंग मीन्स, नेशनल बिल्डिंग का अर्थ क्या है, और why India faces serious challenges like national unity, integration of princely state, linguistic diversity, economic development and democratic stability, यानी राष्ट्रीय एकता, सियासतों का एकीकरण, भाषाई विविधता, आर्थिक विकास और लोकतंत्र को मजबूत करना, इसमें हम जानेंगे। ये टॉपिक क्लास 11th-12th यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, सीयूईटी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर और एनालिटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। हेयर ऑन तारा एडू हब वी एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट स्ट्रिक्टली ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अनुसार सिंपल लैंग्वेज और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ इस वीडियो के टॉपिक को कवर करेगी। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब टू तारा एडू हब, और वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। ये इस पूरी पीपीटी की विषय सूची दी गई है। चलिए इस पे नजर डालते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, राष्ट्र निर्माण क्या है, स्वतंत्रता की ऐतिहासिक राह देखेगी, राष्ट्र निर्माण की मूल भावना देखेगी, स्वतंत्र भारत के सामने 3 प्रमुख चुनौतियां हैं, उनके बारे में जानेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो लौह पुरुष थे उनके बारे में जानेंगे, सियासतों का भारत में विलय देखेगी, प्रमुख सियासतों का विलय देखेगी, ब्रिटिश नीति और सियासतों को दिए गए विकल्प के बारे में जानेगी, भारत विभाजन जो हुआ उसकी प्रक्रिया देखेगी, राज्यों का गठन, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन के बारे में जानेगी, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, आधुनिक भारत और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया वो भी हम देखेंगे, भारत की प्रगति तब और अब, उसमें हम डिफरेंस करेंगे इस वीडियो में, 21वीं सदी की नई चुनौतियों के बारे में जानेंगे, विकसित भारत 2047 के बारे में हम जानेंगे, राष्ट्र निर्माण के जो शिल्पकार थे अदर्स, उनको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और एंड में निष्कर्ष। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इंट्रोडक्शन। राष्ट्र निर्माण क्या है, इसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। राष्ट्र निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साझा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहचान का निर्माण किया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को केवल भौगोलिक स्वतंत्रता नहीं मिली, बल्कि उसे बिखरे हुए समाज को राष्ट्र में बदलने की जिम्मेदारी भी मिली। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा के अनुसार भारत एक असंभावित राष्ट्र था, क्योंकि दुनिया को नहीं लगता था कि इतनी विविधता वाला देश रह पाएगा। अनलाइकली नेशन कहा था भारत के लिए रामचंद्र गुहा ने, क्योंकि हमारा देश इतनी विविधता से भरा था। यहाँ पे हर एक स्टेट की अपनी अलग भाषा है, अपने एक स्टेट के अंदर भी बहुत सारी भाषाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, साउथ की अपनी अलग भाषा है, नॉर्थ ईस्ट के हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। इसी वजह से वो बाद में सेपरेट भी हुए एक दूसरे से और एक अलग स्टेट बनाया। तो रामचंद्र गुहा को इस बात का डर था कि ये जो राष्ट्र बना है ये असंभावित राष्ट्र है, कि इसकी संभावना नहीं लग रही थी पूरी दुनिया को कि ये जो पूरा राष्ट्र है यूनाइट हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, जो राष्ट्र निर्माण है वो केवल भौगोलिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से राष्ट्र के लोगों को एकत्रित करना, एक साथ रखना और एक मजबूत राष्ट्र बनाना है। बढ़ते हैं आगे। जवाहरलाल नेहरू का भाषण। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसके पहले प्रधानमंत्री जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने स्वतंत्रता की रात को, जब हमारा देश आजाद हुआ, 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को उन्होंने भाषण दिया था। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, 15 अगस्त को हम मनाते हैं। तो उन्होंने रात्रि को भाषण दिया था। उनका जो भाषण था वो था
भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ये क्वेश्चंस सीयूईटी में आ सकता है, यूजीसी नेट में आ सकता है, क्योंकि अब यूजीसी नेट के अंदर 11th 12th एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जो तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे भाषण दे रखा है, एक बार उसे पढ़ लेते हैं। नेहरू जी ने कहा था कि बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब समय आ चुका है जब हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी तरह से नहीं बल्कि बहुत हद तक पूरी करेंगे। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के साथ जागेगा। On the night of independence, India first Prime Minister Jawaharlal Nehru delivered his famous Trace with Destiny speech to the Constitutional Assembly. He started that while the world slept, India would awake to life and freedom, making the end of an era and the beginning of new one. बढ़ते हैं आगे। नव राष्ट्र निर्माण की चुनौती। तो जब हमारा राष्ट्र बन रहा था, तो सबसे पहले जो चुनौती आई, वैसे तो बहुत सारी चुनौतियाँ थी, पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2 सबसे इम्पोर्टेंट थी। पहली थी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के बाद हम अपनी लोकतांत्रिक सरकार अर्थात स्वतंत्र सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चलाएगी। तो पहले तो यही था कि हमें एक सरकार बनानी है जो लोकतांत्रिक हो, ना कि हमें तानाशाही करनी है, ना हमें कोई और रास्ता अपनाना है, सीधा लोकतंत्र की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हमारी संसद में बैठे। दूसरा, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, निष्पक्ष रूप से। राष्ट्र निर्माण की भावना। धर्म, भाषा, जाति, अन्य भेदभावों को नजरअंदाज कर राष्ट्रीय एकता के लिए सहयोग, सहमति, सद्भावना, विश्वास को बढ़ावा देना ही राष्ट्र निर्माण का आधार है। तो राष्ट्र निर्माण के आधार में धर्म, भाषा, जाति और जितने भी भेदभाव होते हैं उनको नजरअंदाज किया जाता है। सेकुलर राष्ट्र की नींव रखी जाती है, उसमें सहयोग होता है, सहमति होती है, सद्भावना होती है और विश्वास होता है साझा, तभी राष्ट्र का निर्माण संभव हो पाता है। बढ़ते हैं आगे। स्वतंत्र भारत के समय 3 प्रमुख चुनौतियाँ। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय 3 प्रमुख चुनौतियाँ थी, जो उस समय के हमारे लीडर्स थे, उनको सता रही थी। सबसे पहली तो ये थी राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौती। 65 रियासतें थी। इन सभी रियासतों को भारत संघ में शामिल करना एक बड़ी चुनौती थी। भारत एक भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता वाला देश है, तो इसके एकीकरण की चुनौती सबसे ज़्यादा थी। विकास की चुनौती, अंग्रेज भारत को बहुत दयनीय स्थिति में छोड़ गए थे। हमारा जो धन था, वो सारा उन्होंने बाहर ले गए थे और हमारी जो आर्थिक मशीनरी थी, हमारे जो उद्योग थे, उन्होंने नष्ट कर दिए थे। मतलब हमें आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर कर दिया था, तो हमें आर्थिक रूप से ताकतवर बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। लगभग हर क्षेत्र में विकास की आवश्यकता थी। कृषि क्षेत्र में उन्होंने ऐसी-ऐसी खेतियाँ करवाई थी, जैसे नील की खेती और कपास की खेती, जिससे हमारे यहाँ खाद्य की कमी हो रही थी। उद्योग में ज़्यादा उद्योग नहीं थे। शिक्षा के मामले में अंग्रेजी शिक्षा जो थी, वो ऐसी थी कि अंग्रेज उस शिक्षा के द्वारा स्वयं का ही फ़ायदा करवाना चाह रहे थे और जो अंग्रेजी शिक्षा थी, वो सभी नागरिकों के लिए नहीं थी, क्योंकि क्योंकि जो इंग्लिश क्योंकि जो ब्रिटिश टाइम की शिक्षा व्यवस्था थी, वो जो अमीर लोग थे या जिनको थोड़ा-सा सपोर्ट मिल रहा था, वो ले सकते थे। मतलब कि जिनकी स्थिति जो थी, वो अच्छी थी और समाज की आधी से ज़्यादा जनता जो थी, स्वतंत्रता के समय वो अशिक्षित थी, तो शिक्षा की बहुत आवश्यकता थी। स्वास्थ्य की बात करें तो उस समय स्वास्थ्य का जो ढाँचा था, वो अच्छा नहीं था, क्योंकि स्वास्थ्य की संस्थाएँ क्योंकि भारत में उस समय हॉस्पिटल वगैरह इतने नहीं थे कि हर किसी को सस्ते में इलाज मिल सके। स्वास्थ्य संबंधी समस्या बहुत सारी थी, क्योंकि कृषि में जब हम खाद्य की चुनौतियों से गुज़र रहे थे और उद्योग में हमें पैसा नहीं मिल रहा है, तो स्वास्थ्य की सेवाएँ प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल था। आधारभूत संरचना में हम बहुत पिछड़ चुके थे अंग्रेजी शासन के द्वारा, तो हमें हर क्षेत्र में विकास की आवश्यकता थी। लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित लोकतंत्र की स्थापना, प्रतिनिधिमूलक आधार प्रत्यक्ष रूप से जनता का शासन हमें चाहिए था। ये भी चुनौती की संविधान के अनुरूप लोकतांत्रिक व्यवहार में लाया जा सके। संविधान बनाना ही नहीं था, उसको अपने व्यवहार में लाने की भी चुनौती थी। मेजर चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, नेशनल इंटीग्रेशन, ये हमने पढ़ लिया है। चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट और
एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। बढ़ते हैं आगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता पूर्व ही उन्हें लौह पुरुष कहा गया। पेशे से वे भारतीय बैरिस्टर थे। आज़ादी के संघर्ष के वो प्रमुख नेता थे। उन्होंने कुछ प्रमुख आंदोलन थे जैसे खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था, बारडोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, उसमें वो शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो 49 अध्यक्ष हुए रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में उन्होंने बहुत योगदान दिया है। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी रियासतों का एकीकरण। जो रियासतें थे 565 रियासतें थी, इन्हें एकीकृत कर एक मजबूत भारतीय संघ का निर्माण किया गया। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी वही रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं। उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का राजनीतिक एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के एकीकरण का नेतृत्व किया है। बढ़ते हैं आगे। उनके सहयोगी वीपी मेनन जो गृह मंत्रालय के सचिव थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का प्रारूप तैयार किया। रियासतों से वार्ता में प्रमुख भूमिका निभाई। तो उन्होंने कौन कौन सी चीज अपनाई रियासतों के साथ वार्ता के दौरान? सबसे पहले उन्होंने डिप्लोमेसी कूटनीति अपनाई। रियासतों के शासकों को भारत में विलय के व्यवहारिक लाभ समझाए उन्होंने। उनके प्रमुख तर्क क्या थे कूटनीति में? बाहरी आक्रमण से सुरक्षा की जो रियासतें थी वो कई भागों में बटी हुई थी। तो उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि हम आपके बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करेंगे कि आप सब मिल जाओ तो भारत एक बड़ा राष्ट्र बन जाएगा, हम आप सबकी सुरक्षा कर सकेंगे। संचार एवं परिवहन की सुविधा उन्होंने कहा कि हम संचार और परिवहन की सुविधा आपको प्रदान करेंगे। आर्थिक स्थिरता और विकास कि आप भारत संघ में शामिल हो जाते हो तो आपको आर्थिक स्थिरता और विकास मिलेगा। भावनात्मक एवं नैतिक अपील भी की गई कि आप इतिहास के भी सही पक्ष में खड़े हो। इसका उद्देश्य ये था कि स्वैच्छिक और सम्मानजनक विलय हो सके। दूसरा था समझौता, नेगोशिएशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से रियासतों का भारतीय संघ में विलय किया गया। शासकों को निम्न आश्वासन दिए गए। प्रीवी वर्ष भारतीय भत्ता, व्यक्तिगत सम्मान और उपाधियां, आंतरिक मामलों में सीमित स्वायत्तता। परिणाम अधिकांश रियासतों का शांतिपूर्ण शीघ्र विलय हो गया। तीसरा हमने बल प्रयोग यूज ऑफ फोर्स अपनाया जब अनिवार्य लगा। उन रियासतों के विरुद्ध जहां शासक जन इच्छा के विपरीत निर्णय ले रहे थे, उनका नहीं कि जहाँ पे अगर समझो कोई रियासत चाह रही थी कि वहाँ के जो लोग हैं वो भारत से अलग होना चाहते हैं, तो ये जो बल प्रयोग है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। परंतु बल प्रयोग हमने उन जगहों पे इस्तेमाल किया था जहाँ की जो जनता थी वो भारत में रहना चाहती थी, परंतु जो उनके लीडर थे, जो वहाँ के शासक थे, उन्होंने दूसरे देश मतलब कि या तो उन्होंने अलग होने का सोच लिया था या उन्होंने पाकिस्तान में मिलने का सोच लिया था और जो जनता थी वो इसके विरुद्ध थी। तो उस जगह पे हमने फोर्स का यूज़ किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हाईलाइटेड होता है हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो स्वतंत्र रहना चाहता था और भारत की एकता के लिए गंभीर चुनौती थी। तो हमने ऑपरेशन पोलो का यूज़ किया। तो ऑपरेशन पोलो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ में। तो याद रखना ऑपरेशन पोलो जो था हैदराबाद का था। फिर आता है जूनागढ़। जूनागढ़ के शासक ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा की थी। जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। जनमत संग्रह के आधार पर भारत में इसका विलय किया गया। कश्मीर जो था पाकिस्तानी समर्थित कबायली आक्रमण जब उस पर हुआ था तो वहाँ के शासक ने भारत के साथ समझौता किया और विलय पत्र पे सिग्नेचर कर दिए। विशेष भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों में एकीकरण। एक राष्ट्रवादी उत्प्रेक्षर और यथार्थवादी जो नेता थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका जो निधन था वो 15 दिसंबर 1950 में हो गया था और 1991 में मरने के बाद उनके मरणोपरांत भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की रियासतों के एकीकरण में योगदान के सम्मान में 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया। तो इसकी स्थिति जो है वो केवड़िया नर्मदा जिला गुजरात में है। इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये। मुख्य विशेषता है नर्मदा नदी पर साधु बेट द्वीप पर स्थित है ये। प्रतिमा स्टील और कांस्य से बनी है। भूकंप और तेज हवाओं को सहन करने में सक्षम है। प्रतिमा के अंदर रोइंग गैलरी है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको दी है वो इसमें इंग्लिश में दी गई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ब्रिटिश सरकार और रियासतें। ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता के समय ये घोषणा की थी कि रियासतों के साथ किए गए सभी संधि और अनिष्ट जो उनके अधीन के संबंध थे वो समाप्त हो गए। परिणाम स्वरूप रियासतें कानूनी रूप से स्वतंत्र हो गई। रियासतों को
3 विकल्प दिए गए थे, या तो वो भारत में शामिल हो जाए, या पाकिस्तान में, या वो स्वतंत्र रहे। बहुत सी ऐसी रियासतें थी जो भारत में शामिल होना चाह रही थी, बहुत सी ऐसी थी जो स्वतंत्र रहना चाह रही थी, और बहुत सी ऐसी थी जो पाकिस्तान में शामिल होना चाह रही थी। ये स्थिति भारत की एकता अखंडता के लिए बहुत गंभीर चुनौती थी। भारत सरकार का इस पे क्या दृष्टिकोण रहा, वो आइए हम समझते हैं। भारत सरकार का ये स्पष्ट मत था कि रियासतों की स्वतंत्रता राजनीतिक अस्थिरता और विघटन को जन्म दे सकती है। अधिकांश रियासतों की जनता भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहती थी। सरकार की नीति लचीलापन, यथार्थवाद। भारत सरकार ने कठोरता के बजाय लचीला और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। कुछ रियासतों को सीमित स्वतंत्रता प्रदान की गई और प्रीवी पर्स दिया गया। तो आइए जानते हैं प्रीवी पर्स था क्या। परिभाषा: ये भारत सरकार द्वारा पूर्व रियासतों के शासकों को उनके राज्यों को भारतीय संघ में मिलने के बदले दी जाने वाली जीवन यापन का भत्ता था, विशेष अधिकार था। संवैधानिक आधार देखते हैं इसके लिए क्या दिया गया था। 291 और 362 संवैधानिक अनुच्छेद थे, जिसके अंदर इसकी गारंटी दी गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? रियासतों के शासकों को उनकी संप्रभुता छोड़ने के लिए आर्थिक सुरक्षा और सहयोग देना, जिससे भारत का एकीकरण आसान हो सके। समाप्ति कब की गई इसकी? 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। इसका कारण क्या बताया गया? सामंती विशेष अधिकार और लोकतांत्रिक समानता के विरुद्ध इसे माना गया, जैसा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने ये तर्क दिया था। रियासतों को सम्मानजनक स्थान दिया गया ताकि एकीकरण शांतिपूर्ण हो सके। रजवाड़ों को भारत में विलय: भारत में लगभग 565 रियासतें रजवाड़ी थी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व इन रियासतों के भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान ने कुछ रियासतों के भारत में विलय का विरोध किया। त्रावणकोर, भोपाल, जयपुर जैसी रियासतें स्वतंत्रता से पहले ही भारत में शामिल हो गई थी, जबकि जो जूनागढ़ था, हैदराबाद था, कश्मीर और मणिपुर था, इसका विलय होना बाकी था, तो वो बाद में हुआ। क्षेत्रवार रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? उड़ीसा में 26 थे, छत्तीसगढ़ में 15 थे, सौराष्ट्र में 14 थे बड़े और 119 छोटे रजवाड़े थे। सिक्किम चौथा, उसका भारत में विलय, वो भी एक जटिल प्रक्रिया और लंबी प्रक्रिया थी। आइए उसे समझते हैं। 1890 में कोलकाता की संधि हुई। सिक्किम चीन और ब्रिटिश भारत के बीच समझौते के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का राज्य बन गया, जिसमें तिब्बत सिक्किम की सीमा तय की गई। 1950 भारत सिक्किम की संधि। भारत और सिक्किम के बीच संधि के बाद सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बन गया, जिसके रक्षा संचार के मामले भारत सरकार के पास आ गए। 1974 में 35वां संशोधन हुआ। सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य बनाया गया, जिससे उसकी राजशाही समाप्त हो गई। और 1975 में 36 जो संशोधन हुआ, एक जनमत संग्रह किया गया सिक्किम के अंदर, जिसके बाद सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन गया। तो चलिए देखते हैं हैदराबाद का विलय। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। उसके जो शासक थे वो थे निजाम उस्मान अली खान। इसमें वर्तमान तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के हिस्से शामिल थे, जहां हिंदू आबादी 40% से अधिक। निजाम ने स्वतंत्रता या पाकिस्तान के साथ विलय चाहा। रजाकार अर्धसैनिक बल जो थे, रजाकारों ने गैर मुसलमानों पर अत्याचार किया। ऐसी स्थिति में बहुत आंदोलन हुए। कम्युनिस्टों और हैदराबाद में कांग्रेस सरकार ने इसके खिलाफ आंदोलन किया। फिर बाद में सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। बढ़ते हैं आगे। जूनागढ़ का भारत में विलय। जूनागढ़ जो था पाकिस्तान से काफ़ी दूर स्थित था। लगभग 80% इसमें हिंदू थे। नवाब थे इसके मोहम्मद महाबत खान। दीवान थे सर शाह नवाज भुट्टो। पाकिस्तान में विलय की इन्होंने घोषणा कर दी थी। देश विरोध जन विरोध हुआ और एक अस्थायी नागरिक सरकार का गठन किया गया। बाद में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश पे भारत ने सैन्य कार्रवाई की वहाँ पे। फिर वहाँ पे जनमत संग्रह हुआ। 99.5% लोगों ने भारत में मिलने के लिए सहमति जताई। इस प्रकार जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। मणिपुर का भारत में विलय। शासक महाराजा भोजचंद सिंह ने प्रारंभिक स्थिति जो थी 1947 से 1948 में मणिपुर को आंतरिक स्वतंत्रता दी गई थी। 1948 में लोकतांत्रिक सरकार भी गठन की गई। फिर 1949 में महाराजा भोजचंद सिंह ने विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जनमत की स्थिति जो हुई, मणिपुर के विलय में जनमत संग्रह नहीं हुआ। इसी कारण जनता में असंतोष और विरोध देखा गया। बाद में पहले मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर 1972 में मणिपुर पूर्ण राज्य बन गया। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के जो शासक थे वो थे महाराजा हरि सिंह। 1947 में भारत की आज़ादी के समय उन्होंने ना तो केवल भारत का पक्ष लिया, ना ही पाकिस्तान का। उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की थी, परंतु पाकिस्तान के जो कबायली आदिवासी थे उन्होंने 22 अक्टूबर 1947 को आक्रमण कर दिया था जम्मू कश्मीर में। इस स्थिति में जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे वो भारत के पास आए सहायता के लिए। भारत ने कहा हम तभी सहायता करेंगे जब आप विलय पत्र पर सिग्नेचर करेंगे। इसके तुरंत बाद भारत सरकार ने अपनी सेना जम्मू कश्मीर भेज दी और जम्मू कश्मीर को कबायलियों से मुक्त कर दिया। परंतु पाकिस्तान और भारत के बीच इस मुद्दे पे युद्ध स्टार्ट हो गया। इसी मुद्दे को बाद में यूएन में ले जाया गया और वहाँ पे युद्ध विराम किया गया। बढ़ते हैं आगे। भारत का विभाजन। भारत के विभाजन में हम जानते हैं ब्रिटिश भारत एक धार्मिक बहुल राष्ट्र था। इसी के आधार पर सामग्री सारी चीज़ें बांटी गई। वित्तीय संपत्ति का बंटवारा हुआ और निष्कर्ष में सामाजिक ताने बाने जो लाखों लोगों के बीच था वो टूट गया और सांप्रदायिक
भेदभाव सबके मन में छोड़ दिए गए। अगस्त 1947 से जनवरी 1950 तक का राज्यों का गठन, यहाँ पे ये तालिका दी गई है, आप इसे देख लीजिएगा। तो इस दौरान 3 प्रकार के राज्यों को बांटा गया, मौजूदा प्रांत, नए प्रांत और पृथक प्रांत। पृथक प्रांत जो थे वो बड़े थे, मौजूद जो पहले से मौजूद थे, नए प्रांत जो नए क्षेत्रों को मिला के बनाए गए थे। बढ़ते हैं आगे। संविधान लागू होने के समय 1950 में राज्यों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स में आता है, याद कीजिएगा। भाग ए, ये पूर्व ब्रिटिश भारत के प्रांत थे। भाग बी, ये पूर्व रियासतों या रियासतों के संघ थे। भाग सी, छोटे राज्यों, मुख्य आयुक्त क्षेत्र। और भाग डी, सीधे केंद्र के नियंत्रण में। भाग डी में केवल एक था, याद कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। बाद में परिवर्तन 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम ABCD की व्यवस्था समाप्त की गई और राज्य का गठन भाषाई आधार पर किया गया। वर्तमान में कितने राज्य हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। भारत में वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बढ़ते हैं आगे। संविधान में राज्यों और संघ राज्यों का प्रावधान अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में किया गया है। ये आपको याद रखना है, ये बिल्कुल भी आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, ये हर प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 1 और 2 जो है वो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का निर्धारण करता है। अनुच्छेद 1 बोलता है कि भारत संघ के नाम और उसके राज्य क्षेत्र को परिभाषित करना इसका काम है। अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद द्वारा नए राज्यों का स्वीकार करने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नाम में परिवर्तन के आधार पर करती है। संसद राज्य की सीमा, नाम या क्षेत्र में बदलाव कर सकती है। ये परिवर्तन राज्य विधानसभाओं की सिफारिशों पर किया जाता है, लेकिन संसद को अंतिम अधिकार होता है। अनुच्छेद 4 पहली और चौथी अनुसूची को संशोधन करती है। पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्यों की क्षेत्र की सूची होती है। चौथी अनुसूची में राज्य की विशेष शक्तियों का विवरण किया जाता है। अनुच्छेद 4 संसद को इन अनुसूचियों में संशोधन करने का अधिकार देता है, जिसे सामान्य कानून के रूप में पारित किया जाता है। बढ़ते आगे। भाषाई आधार पर राज्य निर्माण आंदोलन, जो कि हमने अभी जाना है 1956 के बाद भाषाई आधार पर आंदोलन शुरू हो गए थे। ये कोई नई बात नहीं थी, स्वतंत्रता पूर्व भी ये बात चल रही थी। कांग्रेस का इसका समर्थन भी मिला था 1920 में। 1920 का जो नागपुर अधिवेशन था उसके अंदर भाषाई राज्यों की संभावना को स्वीकार किया गया था, परंतु जैसे जैसे विभाजन हो रहा था धर्म के आधार पर, तो ये चिंता व्यक्त की गई थी अगर ऐसी भाषाई आधार पर विभाजन होने लगा तो कहीं भारत बिखर ना जाए, इसलिए इसको कुछ हद तक रोक दिया गया था। परंतु 1956 में जब विशाल आंध्र प्रदेश वहाँ पे आंदोलन हुआ तो ये मुद्दा दोबारा से फैल गया और उसके बाद से भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण बनना स्टार्ट हो गया। धर आयोग जो था वो 1948 में बना। एस के धर इसके सदस्य थे, जगत नारायण लाला भी थे, पन्ना लाल भी थे। सिफारिश थी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन को उन्होंने नकारा, क्योंकि उनको यही डर था कहीं भारत पूरी तरीके से विभाजित ना हो जाए। फिर उसके बाद एक और समिति बनी JVP, जैसे जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल, P से पताभी C रमैया। तो वो तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे जो पताभी C रमैया थे। उद्देश्य क्या था? राज्यों के पुनर्गठन के लिए अध्ययन करना। सिफारिशें प्रांतों के गठन के लिए भाषा को आधार नहीं बनाया जा सकता, उपयुक्त समय पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। JVP समिति की सिफारिशों के बाद भी आंतरिक सीमाओं को लेकर विरोध और आंदोलन जारी रहे थे। खासकर विशाल आंध्र आंदोलन में तेलुगु भाषियों ने अलग राज्य की मांग कर दी थी। विशाल आंध्र आंदोलन और राज्य का गठन पृष्ठभूमि, पुराने मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषी क्षेत्रों में तेलुगु लोग अपने अलग से राज्य की मांग कर रहे थे। मुख्य नेता जो थे P श्री रामलू थे। घटना क्या हुई? उन्होंने उपवास रखा और 56वें दिन वो उनकी मृत्यु हो गई। तो इससे वहाँ की जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई थी। केंद्रीय सरकार ने आंध्र राज्य के गठन की फिर घोषणा कर दी। घटना के बाद कई कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। राज्य पुनर्गठन आयोग SRC पृष्ठभूमि देखते इसकी स्वतंत्र भारत में भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की जरूरत महसूस हुई। SRC यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना 1953 में की गई। इसके सदस्य कौन थे? फजल अली चेयरमैन, HN भांजर, KM पेनिकर। आयोग का प्रमुख काम क्या था उस समय? अपनी एक रिपोर्ट तैयार करना था इसी सिलसिले पे और गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत को देना था। रिपोर्ट की प्रस्तुति हुई 30 सितंबर 1955 को। तो मुख्य सिफारिश जो थी राज्यों की पुरानी SRC व्यवस्था को समाप्त करना, भाषाई संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था। भाग A 14 राज्य, भाग B में 6 राज्य थे और 6 जो थे केंद्र शासित प्रदेश थे। इसका क्रियान्वयन क्या हुआ? 1956 के माध्यम से संविधान का 7वां संशोधन हुआ। परिणाम स्वरूप 17 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। इसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। प्रमुख राज्य गठित प्रभावित के बारे में हम जानते हैं। आंध्र प्रदेश जो था, आंध्र प्रदेश राज्य के क्षेत्र का विलय करके बनाया गया। बम्बई क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग महाराष्ट्र, गुजरात बने। केरल जो तक त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास राज्य के कुछ हिस्सों को मिलकर बना। मैसूर, मद्रास और बम्बई से अलग होकर एक नया राज्य बना।
पंजाब, पटियाला और पेप्सू के साथ विलय करके बना। नए केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा। जो फैसल अली आयोग था उसकी सिफारिशों के बाद ही ये बने। इनका उद्देश्य भाषाई सांस्कृतिक एकरूपता स्थापित करना और पुरानी 4 स्तरीय राज्य प्रणाली को समाप्त करना था। बढ़ते हैं आगे, समकालीन उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि राष्ट्र निर्माण एक जीवंत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। राष्ट्र निर्माण का मतलब ये नहीं है कि बस एक राष्ट्र खड़ा कर दिया तो हो गए, राष्ट्र बन गया। उसको चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में देखते हैं हम, अनुच्छेद 370 जो है निरस्त कर दिया गया ताकि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन के रह सके और वो अलग महसूस ना करे। आत्मनिर्भर भारत, अम्बेडकर वाली आत्मनिर्भरता का 21वीं सदी का संस्करण है ये। इसका लक्ष्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका बढ़ाना, विनिर्माण में आत्मनिर्भर होना है। डिजिटल इंडिया यूपीआई, इसने भौगोलिक दूरियों को मिटाकर एक डिजिटल राष्ट्र का निर्माण किया है। जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, इसके अंदर पूरे भारत को एक साझा आर्थिक बाजार में बदला है। तुलनात्मक आंकड़े देख लेते हैं हम। भारत की प्रगति 1947 से अब तक जो भी हुई है उसको हम देख लेते हैं, इसके इंडिकेटर्स देख लेते हैं। साक्षरता के मामले में पहले जो थे 12% थे और अब 77 और 80% हो गए हैं। औसत आयु देख लेते हैं, पहले 32 साल थी और अब 70 वर्ष है। गरीबी पहले 70 से 80% थी, अब 15% से अधिक भूयामी गरीबी में कमी आई है। जीडीपी की बात करते हैं, पहले बहुत नीचे थी और अब विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। रक्षा के मामले में पहले हमारे पास सीमित संसाधन थे, सब कुछ ब्रिटिश के हाथ में ही था। और जब हम आज़ाद हुए तभी हमारे पास रक्षा बजट इतना ज़्यादा नहीं था। और विश्व के अब शीर्ष तीसरे चौथे रक्षा बजटों में हमारा बजट है। रक्षा और सुरक्षा के आंकड़ों को देख लेते हैं। रक्षा बजट 2024-25 लगभग 6.21 लाख करोड़ रुपए। यह आत्मनिर्भरता और स्वदेशी हथियारों मेक इन इंडिया पर केंद्रित है। और रही बात नक्सलवाद में, उसमें भी कमी हुई है। राष्ट्रमार्ग की प्रक्रिया कभी समाप्ति नहीं होती, जैसे जैसे समय बदलता है चुनौतियां भी अपना स्वरूप बदल लेती है। 1947 के जो चुनौती थी भौतिक एकीकरण की, अब 2026 में भविष्य की तकनीकी और पर्यावरण स्थिरता की चुनौती बन चुकी है। राष्ट्र निर्माण की 21वीं सदी की चुनौतियां देख लेते हैं। एक तो एआई है, दूसरा चुनौती जो है वो पर्यावरण है। एआई को अच्छे से देख लेते हैं। एआई जो है उसके कारण ऑटोमेशन बढ़ेगा जिससे पारंपरिक नौकरियां खत्म हो रही है। साथ ही डिजिटल डिवाइडर, शहरी और ग्रामीण शहर के बीच तकनीकी दूरी बढ़ने की संभावना है। समाधान क्या है? इंडिया एआई मिशन, कौशल विकास कार्यक्रम, युवा को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना। बढ़ते हैं आगे। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जिन पर जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव क्या क्या हो सकता है? अनिश्चित मानसून जिससे कृषि प्रभावित होगी, और जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई, चेन्नई, उनके लिए खतरा होगा, उनके डूबने का खतरा है। भारत का लक्ष्य देख लेते हैं हम। इस मामले में भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा और सौर ऊर्जा और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन राष्ट्र निर्माण के लिए एक स्तंभ तैयार किया। साइबर सुरक्षा और सूचना युद्ध। आज के दौर में युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन पर भी है। फेक न्यूज, डेटा संप्रभुता, शहरीकरण और जनसंख्या का प्रबंधन आज की बहुत बड़ी चुनौतियों में से एक है। शहरी और जनसंख्या का प्रबंधन ये है कि लोग सरकारी आंकड़ों का मानना है कि 1947 तक भारत की एक बहुत बड़ी आबादी शहरों में रहेगी। तो शहरों की बहुत सी चुनौती होती है, जैसे कि अनियोजित शहरीकरण, झुग्गी झोपड़ी, प्रदूषण, संसाधन, इनका कम करना जरूरी है। तो इसके लिए सरकारी योजना भी है, पीएम आवास योजना। बढ़ते हैं आगे। भविष्य का दृष्टिकोण 2047। भारत सरकार ने आज़ादी के 100वें वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 5 प्रण उन्होंने दिए हैं। विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पे गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों में कर्तव्य की भावना। राष्ट्र निर्माण केवल सरकारों का काम नहीं है, बल्कि ये जो जितने भी भारतीय हैं उन सबका भी काम है। सामूहिक इच्छा पे ये चलता है। 1947 की चुनौतियां जो थी, भूख बंटवारा, 2026 की चुनौती है एआई, जलवायु, ये इन सब ने सिद्ध कर दिया है कि अपनी लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर रहकर भी हम संकटों का समाधान कर सकते हैं। विविधता में एकता केवल नारा नहीं है, बल्कि भारत के अस्तित्व का आधार है। राष्ट्र निर्माण के शिल्पियों की हम बात कर लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमने पहले इनके बारे में पढ़ लिया था। दोहा पुरुष थे, उन्होंने एकीकरण का संकल्प लिया, प्रशासनिक ढांचा तैयार करा। अम्बेडकर जो थे, सामाजिक लोकतंत्र प्रणेता थे, उन्होंने भारत में सामाजिक लोकतंत्र सुनिश्चित किया। संवैधानिक सुरक्षा, उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया ताकि पिछड़े वर्ग को सुरक्षा मिल सके। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्हें दलितों, महिलाओं को कानूनी अधिकार दिए। उनका मानना था कि राजनीतिक आज़ादी तब तक अर्थहीन है जब तक कि सामाजिक बराबरी ना हो। बढ़ते हैं आगे। लाल बहादुर शास्त्री, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान। शास्त्री जी का प्रमुख कार्य था। शास्त्री जी का कार्यकाल छोटा था, लेकिन राष्ट्र निर्माण में उन्होंने अत्यधिक अपना गहरा प्रभाव डाला। जय जवान जय किसान उन्होंने नारा दिया जब भारत चीन का युद्ध हो रहा था।
उन्होंने सैनिकों और खेतों में अन्न उपज रहे किसानों दोनों का मनोबल बढ़ाया। हरित और श्वेत क्रांति की नींव उन्होंने रखी थी। पीसी महालनोबिस उन्होंने आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा गया। उन्होंने सांख्यिकी उपकरण विकसित किए और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर जोर दिया। उद्योगीकरण की उन्होंने नींव रखी और भारतीय सांख्यिकी संस्थान और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की स्थापना की। इन हस्तियों के विचारों का संगम राष्ट्र निर्माण में चारों का योगदान एक दूसरे का पूरक है। पटेल ने देश को क्षेत्र दिया, अम्बेडकर ने कानूनी सामाजिक न्याय दिया, शास्त्री ने आत्मनिर्भरता साहस दिया, महालनोबिस ने आर्थिक ढांचा प्रदान किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।